हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आईएसओ 9001 2015 के क्लॉज नंबर 3 पे। यह क्लॉज टर्म्स एंड डेफिनेशंस की बात करता है। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, लीन या बिजनेस एक्सीलेंस में काम करने वाले हर व्यक्ति को आईएसओ 9001 को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्लॉज छोटा जरूर है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से समझ लिया जाए तो ऑडिट्स में काफ़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम क्लॉज नंबर 3 को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई क्लॉज 3 एग्जिस्ट, कि आखिर हमें क्लॉज 3 की रिक्वायरमेंट क्यों है। एंश्योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबली। देखिए, आईएसओ यह चाहता है कि दुनिया भर की सभी कंपनीज, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे यूरोपियन कंपनी हो या वो अमेरिकन कंपनी हो, एक ही मीनिंग के साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को समझे और क्वालिटी मैनेजमेंट में दिए जाने वाले टर्म्स का यूज करे। प्रिवेंट्स मिस इंटरप्रिटेशंस ड्यूरिंग ऑडिट। तो देखिए, इससे होगा क्या, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, ऑडिट एरर्स कम होंगी और क्यूएमएस एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। और इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो यह होगा कि आईएसओ के जो डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं वो एक साथ अलाइन होंगे और जो उनकी वोकैबुलरी होगी वो भी शेयर्ड होगी। इसका मीनिंग ये है कि दुनिया भर में आईएसओ के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है और जो उसमें दिए जाने वाले टेक्निकल टर्म्स हैं, उसके मीनिंग को सभी कंपनी, सभी ऑर्गेनाइजेशंस समान रूप से समझेंगी। क्लॉज 3 रेफरेंसेस। देखिए, आईएसओ 9001 का क्लॉज 3 डेफिनेशंस को खुद स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि वो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रेफर करता है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आइए समझते हैं। आईएसओ 9000 2015 फंडामेंटल्स एंड वोकैबुलरी। आईएसओ 9000 यह एक तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डिक्शनरी है। अगर आपको किसी टर्म जैसे मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस, रिस्क का मीनिंग जानना है तो आईएसओ 9000 आपकी गाइड है। एनएचएसएल हाई लेवल स्ट्रक्चर, यह आईएसओ स्टैंडर्ड्स को एक कॉमन स्ट्रक्चर देता है। जैसे अगर हम समझें, 2015 के बाद सारे आईएसओ के स्टैंडर्ड्स इस हाई लेवल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, जैसे कि आईएसओ 14001, आईएसओ 45001 और आईएसओ 27001। इससे बेनिफिट यह होता है कि आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिलती है और आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को इंटरलिंक करने में और समझने में भी आसानी होती है। टर्म्स यू मस्ट नो। देखिए, क्लॉज 3 सिर्फ रिफर करता है डेफिनेशंस को, लेकिन आईएसओ 9001 इम्प्लीमेंट करने के लिए इस टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए इन टर्म्स को आसान भाषा में समझते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यह इंटररिलेटेड प्रोसेस का एक सेट है जो इंश्योर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। एग्जाम्पल समझते हैं। एसओपी, ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन प्लान, कस्टमर फीडबैक सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल, यह सभी मिलकर क्यूएमएस को बनाते हैं। तो यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ में दी जाने वाली इन सभी टेक्निकल टर्म्स का सही मीनिंग समझती है, तभी वह अपने कस्टमर्स की और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है से फुलफिल कर पाएंगी। रिक्वायरमेंट्स, नीड और एक्सपेक्टेशन जो कि स्टेटेड, एम्प्लाइड या मैंडेटरी भी हो सकती है। आइए इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर कस्टमर ने हमें किसी प्रोडक्ट पे रिक्वायरमेंट दी है कि उसकी जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 0.02 है, तो यह एक कस्टमर रिक्वायरमेंट कहलाती है। और यदि रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने प्रोडक्ट को बीआईएस या सीई सर्टिफाइड करवाना है, तो यह एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जो कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस कंट्री में हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उस कंट्री में प्रोडक्ट पे यह रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं। इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, वर्क इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, वर्क इंस्ट्रक्शन इंटरनल रिक्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्योंकि हमारी प्रोसेस सही से वर्क करे और वे एक ऑप्टिमम आउटपुट दें, तो यह एक इंटरनल रिक्वायरमेंट है कि हर वर्क स्टेशन पे एक वर्क इंस्ट्रक्शन लगा होना चाहिए जो कार्य करने के सही तरीके को समझाए। रिस्क, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, रिस्क सिर्फ नेगेटिव नहीं होते हैं, कई बार यह रिस्क एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। इनफैक्ट रिस्क बेस्ड थिंकिंग में अपॉर्चुनिटी भी एक पार्ट होता है, या हम कहें कि अपॉर्चुनिटी भी रिस्क बेस्ड थिंकिंग का ही एक पार्ट है। आईएसओ 9001 2015 में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए भी हमें इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस, एक्टिविटीज का एक सेट जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल्स के लिए, अगर हम मशीनिंग प्रोसेस से रॉ बिल्ट बनाते हैं और ये बिल्ट अगर सीएनसी मशीनिंग के थ्रू पास होकर एक कंप्लीट फिनिश्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो यह एक कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या सर्विस इंडस्ट्री में इस तरह के काफी प्रोसेस हो सकते हैं, जहां पे एक एक्टिविटी के थ्रू किसी इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। देखिए, आईएसओ 9001 2015 में डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को मिलाकर एक नई टर्म बनाई गई है, जिसे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज। देखिए, वो सारी चीजें जो टेंजिबल हैं वे प्रोडक्ट कहलाती हैं, और वो सारी चीजें जो इंटेंजिबल हैं, जैसे कि ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर,
आदि एक्टिविटी ये सब सर्विसेज में आती हैं। तो ISO 9000 हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। कस्टमर, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट या सर्विस को रिसीव करते हैं वे हमारे कस्टमर कहलाते हैं। कई बार इंटरनल डिपार्टमेंट भी हमारे कस्टमर हो सकते हैं। तो कस्टमर की यह डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ISO 9000 में इस टर्म को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। वाई डेफिनेशंस मैटर इन ऑडिट्स। देखिए ऑडिट्स में जो डेफिनेशंस है वो काफी मैटर करती हैं बिकॉज अवॉइड रॉन्ग प्रोसेस कंट्रोल। यदि हम डेफिनेशंस को प्रॉपर नहीं समझेंगे तो हमारे जो प्रोसेस कंट्रोल होंगे वो भी गलत होंगे। एंश्योर कंसिस्टेंट QMS लैंग्वेज। ये डेफिनेशंस यह इंश्योर करती है कि QMS की लैंग्वेज को हर आदमी और हर इंडिविजुअल, चाहे वो ऑडिटी हो या ऑडिटर, समान रूप से समझे, क्योंकि तभी एक कंप्लीट QMS किसी भी कंपनी में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अवॉइड कॉमन ऑडिट मिस्टेक्स। अगर ऑडिटी और ऑडिटर दोनों QMS में दी जाने वाली टर्म्स की डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली समझते हैं तो जो मिस्टेक्स होंगी वो भी अवॉइड होंगी। देखिए इसी एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अगर रिकॉर्ड को हम डॉक्यूमेंट समझें तो इस प्रोसेस में अगर हम कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे तो वो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा। इसी तरह रिस्क को सिर्फ नेगेटिव समझना भी एक बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि कई बार रिस्क ही अपॉर्चुनिटी में चेंज होती है और अपॉर्चुनिटी जो है वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग का ही एक हिस्सा है। सिमिलर वे में एक एग्जांपल और है कि यदि हम समझें कि जो कस्टमर है वो केवल एक्सटर्नल कस्टमर है तो भी हमारा QMS प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इंटरनल कस्टमर है उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है और हमें अपने इंटरनल कस्टमर को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। और हर डिपार्टमेंट को यह इंश्योर करना होता है कि वे अपने अगले प्रोसेस को अपना कस्टमर माने और उसे सही प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करें। हाउ टू अप्लाई क्लॉज 3। आइए समझते हैं कि क्लॉज 3 को प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे किया जाए। कीप ISO 9000 एक्सेसिबल। देखिए ISO 9000 को हमेशा एक्सेसिबल रखिए, यानी कि यह स्टैंडर्ड हमेशा आपके रीच में होना चाहिए ताकि आप सही डेफिनेशंस को रेफर करें। ट्रेन टीम्स विद एग्जांपल्स। अपनी टीम को एग्जांपल्स की हेल्प से ट्रेन करें और उन्हें डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में ट्रेनिंग दें। यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी इन SOP। SOP बनाते समय यह ध्यान रखें कि उसमें जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं वो ISO 9000 की डेफिनेशंस के हिसाब से ही यूज हों। मैच ISO डेफिनेशंस ड्यूरिंग ऑडिट। QMS ऑडिट के दौरान बहुत सारी जो टर्म्स आपके ऑडिट में आती हैं उनकी डेफिनेशंस को ISO 9000 के रेफरेंस में चेक करें और कंफर्म करें कि सही डेफिनेशंस का यूज ऑडिट के दौरान हो। तो फ्रेंड्स आज हमने अपनी इस वीडियो में क्लॉज 3 को ब्रेक डाउन किया और हमने समझा कि क्लॉज 3 किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है और यह है ISO 9000 स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है और यह हमें समझने में हेल्प करता है किस प्रकार ISO 9001 को इम्प्लीमेंट करते समय जो उसमें यूज किए जाने वाली टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस को ISO 9000 से डिफर किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।